Hi guys, welcome back to our channel Honors English. Today we are going to discuss a poem To the Cuckoo by विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है उनका जन्म 1770 में हुआ था और यह जो पोइम है वो 1804 में पब्लिश करवाई गई थी। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो फेमस रोमांटिक एंड नेचर पोइट है। उन्हें हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर भी बोला गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी ज़्यादातर पोइट्री साधारण लोगों पर लिखी है। जैसे उनकी एक पोइम है द सोलिटरी रीपर, उसमें उन्होंने एक फार्मर महिला मतलब एक काम करने वाली खेत में काम करने वाली लड़की के ऊपर लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है वो रोमांटिक है। रोमांटिक उस सेंस में यूज़ नहीं हुआ है। रोमांटिक का मतलब होता है इमेजिनेटिव। जो पोइट है उसने अपनी पोइट्री में इमेजिनेशन यूज़ किया है। जैसे ये जो उनकी पोइम है टू द कुको, इस पोइम में उन्होंने कुको बर्ड को इमेजिनेट किया है। ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ को लिरिकल बैलेड्स के लिए जाना जाता है, जो कि उन्होंने एस टी कोलरिज के साथ मिलकर लिखा था। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पोएम लिखी थी जो खुद के एक्सपीरियंस पे आधारित थी। और उनकी एक इलिजिटिमेट डॉटर भी थी जिसका नाम डोरथी था। उन्होंने अपनी बहुत सारी पोएमों में अपनी डॉटर को एड्रेस किया है और वो फ्रेंच रेवोल्यूशन अपनी डॉटर डोरथी से और विलियम शेक्सपियर से इंस्पायर्ड थे। तो सबसे पहले पोइम के बैकग्राउंड को जान लेते हैं। जो पोइट है वो एक वैली में एक घाटी में यहाँ से वहाँ घूम रहा है, विचरण कर रहा है, तो उसी कुकू बर्ड की आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ पूरी घाटी में गूंज रही है। तो पोइट ये इमेजिनेशन कर रहा है कि कुकू बर्ड है कहाँ पे, वो उसे ढूंढ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर जो कुकू बर्ड है वो किसे दिखाती है? वो ब्यूटी को दिखाती है, इनोसेंस को दिखाती है और चाइल्डहुड को भी दिखाती है। और यह जो पोइम है वो एक चाइल्डिश थॉट में लिखी गई है। मतलब जो पोइट है वो एक बच्चे की तरह यहाँ से वहाँ विचरण कर रहा है। तो चलिए पोइम को शुरू करते हैं। ओ ब्लीड न्यू कमर, यहाँ पर जो न्यू कमर वर्ड है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? कुको बर्ड के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ, जब इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो जो कुकू सारी कुकू बर्ड्स होती है वो साउथ की तरफ माइग्रेट हो जाती है और जब स्प्रिंग का सीज़न आता है तो वो फिर से इंग्लैंड में लौट आती है। तो इसीलिए जो पोइट है वो कुकू बर्ड्स को न्यू कमर बोल रहा है, नए आने वाले। ओ ब्लीड का मतलब होता है हैप्पी। ओ खुशनुमा, नए आने वाले कुकू पक्षी। आई हैव हर्ड, मैंने उसे पहले सुना था। आई हियर दी एंड रिजॉइस, और अब जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी, उसे सुना, तो मैं रिजॉइस मतलब उत्साह से भर गया। ओ कुकू सेल आई कॉल दी बर्ड, वो कह रहा है कि ओ कुकू क्या मैं तुम्हें एक पक्षी कहकर बुलाऊं? यहाँ पर जो दी वर्ड है वो तुम के लिए यूज़ हुआ है। क्या मैं तुम्हें एक पक्षी कहकर बुलाऊं? और बट ए वंडरिंग वॉइस, या फिर मैं तुम्हें एक गूंजती हुई आवाज़ समझ लूँ। वाइल आई एम लेइंग ऑन द ग्रास, और अब जब मैं घास पर लेटा हुआ हूँ। द टू फोल्ड साउट आई हियर, तो मुझे कुकू बर्ड की दोहरी आवाज़ सुन रही है। फ्रॉम हिल टू हिल इट सिम्स टू पास, और यह जो आवाज़ है वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक पास हो रही है। एट वंस फार ऑफ एंड नियर, कभी कभी तो यह आवाज़ बहुत ही ज़्यादा दूर से आती हुई लग रही है और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा पास। अब यहाँ पर जो टू फोल्ड यूज़ हुआ है वो दोहरी आवाज़ के लिए हुआ है। मीन्स जब हम कभी पहाड़ वगैरह पर जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारी आवाज़ है वो हमारे पास ही वापस आती है। इसी तरह से कुकू बर्ड की आवाज़ पूरी वैली में गूंज रही है। डू बबलिंग ओनली द वेल ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पर जो बबलिंग वर्ड यूज़ हुआ है वो नदी की आवाज़ के लिए यूज़ हुआ है। मतलब जैसे नदी चलती है ना, तो जो उसके सरसराहट की आवाज़ होती है वो पूरे वैली में गूंज रही है, और जो सनशाइन और फ्लावर्स है वो पूरी वैली की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। ठीक है। दाउ ब्रिंगेस्ट अनटू मी ए टेल ऑफ विजनरी आवर, ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्रकृति की सुंदरता है, नदियों की आवाज़, ये पोइट को उसके बचपन में सुनी हुई कहानियों की याद दिला रहा है। जैसे बचपन में पोइट घंटों बैठकर कहानियाँ सुनता था, उन कहानियों में जो वो इमेजिनेशन करता था उसकी याद पोइट को आ रही है। थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, यहाँ पर डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग उसने कुको बर्ड को बोला है कि तुम्हारा 3 बार वेलकम। इवन येट दाउ आर टू मी नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग ए वॉइस ए मिस्ट्री, पोइट यहाँ पर कहना चाहता है कि तुम एक मिस्ट्री की तरह हो। मुझे तुम्हारी आवाज़ तो सुनाई दे रही है लेकिन तुम दिखाई नहीं दे रही हो।
पोइट कह रहा है कि यहाँ पर मुझे सिर्फ एक पक्षी के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन वो पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब जो कुकू बर्ड है वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर पोइट ने इमेजिनेशन, स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन का यूज़ किया है, क्योंकि पोइट यहाँ पर कह रहा है कि एक बर्ड है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। द सेम वोम इन माई स्कूल बॉय डेज आई लिसन टू। वो कह रहा है कि ऐसी ही सेम आवाज़ जब मैं स्कूल टाइम में बच्चा हुआ करता था तब मैंने सुनी थी। दैट क्राई का मतलब यह है जो आवाज़ आ रही है। विच मेड मी लुक 1,000 वेज इन बुश एंड ट्री एंड स्काई। यह जो आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है उस पक्षी को मैंने, जिसकी यह आवाज़ थी, उस पक्षी को मैंने हज़ारों तरीक़ों से ढूंढा, झाड़ियों में, पेड़ों पे, आसमान में, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। टू सीक दी डिड आई ऑफन रूव। जैसे ही मैं उसकी आवाज़ सुनता हूँ तो मैं भटकने लगता हूँ यहाँ से वहाँ। थ्रू वुड्स एंड ऑन द ग्रीन। थ्रू वुड्स मतलब प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं, नदियाँ, पेड़ पौधे, नाले, पहाड़, कुछ भी हो। ऑन द ग्रीन, और जो घास का ग्राउंड है उसके ऊपर। एंड thou art still a hope, a love still longed for never seen। तो तब मेरे मन में एक आस होती है, एक होप होती है, और उसके लिए लव होता है जिसको मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है, और एक आशा होती है, उसको पाने की चाहत होती है जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं है आज तक। एंड आई कैन लिसन टू दी येट कैन लाई अपॉन द प्लेन एंड लिसन टिल आई डू बिगेट द गोल्डन टाइम अगेन। और वह कह रहा है कि जब कभी मैं ग्राउंड में या फिर घास के मैदान में लेटा हुआ होता हूँ तो मैं उस बर्ड की आवाज़ जब कभी सुनता हूँ तो मैं अपने पुराने टाइम को दोबारा से प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। मतलब पोइट जब छोटा था तब उसने कुकू बर्ड की आवाज़ सुनी थी, तो वह उसी टाइम को दोबारा, वो जो टाइम है वो पोइट को बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए पोइट ने यहाँ पर गोल्डन टाइम का यूज़ किया है। वो पोइट के लिए वो बहुत ज़्यादा कीमती समय था, इसीलिए पोइट कह रहा है जब कभी मैं उसकी आवाज़ सुनता हूँ तो मैं वही टाइम दोहराने की कोशिश करता हूँ। ओ ब्लेस्ड बर्ड मतलब ओ होली बर्ड इन द अर्थ वी पेस अगेन अपीयर्स टू बी। इस धरती पर तुम मुझसे दोबारा मिली हो, मतलब मैंने तुम्हारी आवाज़ को दोबारा सुना है। एन अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस दैट इज़ फिट होम फॉर दी। एक अवास्तविक जगह, यहाँ पर जो अनसब्सटेंशियल वर्ड यूज़ हुआ है वो इमेजनरी के लिए यूज़ हुआ है, एक ऐसी जगह जिसे सिर्फ इमेजाइन किया जा सके। फेरी प्लेस वहाँ पर जहाँ पर परियाँ रहती हैं, मतलब परियों का जो देश होता है जो पूरे नेचर के साथ बना होता है। दैट इज़ फिट होम फॉर दी, वो तुम्हारे लिए एक अच्छा घर होगा, क्योंकि इस धरती पर तुम्हारा रहना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेचर की लोग परवाह नहीं करते, तो इसीलिए एक परियों का देश तुम्हारे लिए बहुत सही जगह होगी तुम्हारा घर बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पोएम समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।